पीसीएस के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। चलिए सबसे पहले देखते हैं अभ्यास प्रश्न को। अभ्यास प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह संयुक्त राष्ट्र की एकमात्र संस्था है जिसके निर्णय संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 7 के अंतर्गत सदस्य देशों पर विधिक रूप से बाध्यकारी होते हैं। दूसरा कथन है, सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता स्थायी सदस्यों के बीच वर्णानुक्रम में मासिक रूप से बदलती रहती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? आपके सामने ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी केवल एक। चलिए अब इसका विश्लेषण देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद एकमात्र संयुक्त राष्ट्र निकाय है जिसके निर्णय संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 7 के तहत सदस्य देशों पर विधिक रूप से बाध्यकारी है। इस प्रकार से कथन एक सही है। सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता केवल स्थायी सदस्यों के बीच नहीं घूमती, बल्कि सभी 15 सदस्यों स्थायी और अस्थायी के बीच अंग्रेजी वर्णानुक्रम के अनुसार हर महीने बदलती है। बता दें कि यह प्रावधिक प्रक्रिया नियम 18 में उल्लिखित है। प्रत्येक राष्ट्रपति एक कैलेंडर माह तक पद पर रहेगा, अतः कथन 2 सही नहीं है। चलिए अब देखते हैं आज के पहले प्रश्न को। निम्नलिखित में से किस एजेंसी ने केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली विकसित की है? आपके सामने ऑप्शन है नीति आयोग, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र। सीपी ग्राम्स राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित एक 24/7 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां नागरिक सेवा वितरण से संबंधित शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। इसे कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा लॉन्च किया गया था। इस प्रकार से विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, 35वीं मासिक सीपी ग्राम्स रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक शिकायत निवारण किस राज्य में दर्ज किए गए? आपके सामने ऑप्शन है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या गुजरात। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी उत्तर प्रदेश। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने जून 2025 के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली यानी सीपी ग्राम्स की 35वीं मासिक रिपोर्ट जारी की। यह रिपोर्ट राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा लोक शिकायतों के प्रकारों और उनके निवारण का विश्लेषण प्रस्तुत करती है। इस संस्करण में उत्तर प्रदेश ने सबसे अधिक यानी 25,870 मामलों का निस्तारण किया। इसके बाद गुजरात 3,986 का स्थान रहा है। इस प्रकार से विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश एग्री टेक इनोवेशन हब का उद्घाटन कहाँ किया गया? आपके सामने ऑप्शन है लखनऊ, कानपुर, आगरा या मेरठ। इसका सही उत्तर है मेरठ, ऑप्शन डी। आइए अब इसका विश्लेषण देखते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने उत्तर प्रदेश के मेरठ स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में उत्तर प्रदेश एग्रीटेक इनोवेशन हब और एग्रीटेक स्टार्टअप एवं टेक्नोलॉजी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। एग्रीटेक इनोवेशन हब एक सहयोगात्मक पारिस्थितिकी तंत्र है जहां किसान, प्रौद्योगिकीविद और स्टार्टअप मिलकर भविष्य के लिए समाधान तैयार कर सकते हैं। इस केंद्र का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं और किसानों को कृषि प्रौद्योगिकी क्रांति अपनाने के लिए सशक्त बनाना है। अगला प्रश्न है, फ्यूमरोलिस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ये सतही छिद्र होते हैं जो ज्वालामुखी गैसों और भाप को उत्सर्जित करते हैं और सामान्यतः ठंडे या ठोस हो चुके मैग्मा वाले ज्वालामुखियों के निकट पाए जाते हैं। दूसरा कथन है, भारत में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप पर फ्यूमरोलिस सक्रियता देखी गई है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी न तो एक और न ही दो। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी एक और दो दोनों। इसका विश्लेषण इस प्रकार है, ये सतही छिद्र हैं जो ज्वालामुखी गैसों और भाप को छोड़ते हैं और अक्सर ठंडे या ठोस मैग्मा वाले ज्वालामुखियों के पास स्थित होते हैं, इसलिए कथन एक सही है। यह संरचना अक्सर ऐसे क्षेत्रों में पाई जाती है जहां ज्वालामुखी निष्क्रिय हो रहा होता है। भारत में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप पर फ्यूमरोलिस सक्रियता देखी गई है, इसलिए कथन 2 सही है। इस प्रकार विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा।
अगला प्रश्न है, भारत में भूतापीय ऊर्जा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, हिमालय में गर्म झरने तब बनते हैं जब भूगर्भिक जल गर्म होकर सतही छिद्रों से ऊपर उठता है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में अधिकांश भूतापीय स्थल मुख्य केंद्रीय थ्रस्ट फॉल्ट लाइन के किनारे स्थित हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही नहीं है या है? आपके सामने ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, न तो एक और न ही दो। हिमालय क्षेत्र में गर्म झरने या भूतापीय स्रोत तब बनते हैं जब भूमिगत जल भूतापीय बिंदुओं तक पहुंचता है और तापीय क्षेत्रों से होकर बाहर निकलता है। इस प्रकार से कथन एक सही है। भूतापीय स्रोत मुख्य केंद्रीय थ्रस्ट के पास स्थित होते हैं, जो एक भूवैज्ञानिक भ्रंश रेखा है जहां भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से मिलती है। उदाहरण के लिए मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश, गौरीकुंड उत्तराखंड। इसलिए कथन 2 सही है। इस प्रकार से विकल्प डी सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, अविकसित क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक संकेतकों में सुधार के लिए आकांक्षी जिला कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? आपके सामने ऑप्शन है वर्ष 2015, वर्ष 2016, वर्ष 2018 या वर्ष 2019। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी वर्ष 2018। आकांक्षी जिला कार्यक्रम को वर्ष 2018 में लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य उन जिलों में बदलाव लाना है जिन्होंने प्रमुख सामाजिक क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम प्रगति की है। आकांक्षी जिले भारत के वे जिले हैं जो कमजोर सामाजिक आर्थिक संकेतकों से प्रभावित हैं। इसमें देश के 112 जिले शामिल हैं। इस कार्यक्रम का संचालन नीति आयोग द्वारा किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त अलग अलग मंत्रालयों ने जिलों की प्रगति को गति देने की जिम्मेदारी संभाली है। अगला प्रश्न है, खान मंत्रालय द्वारा वर्ष 2025 में शुरू की गई कौन सी योजना का उद्देश्य जिला खनिज फाउंडेशन निधियों का उपयोग करके खनन प्रभावित लोगों और क्षेत्रों का कल्याण सुनिश्चित करना है? आपके सामने ऑप्शन है प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, पीएम खनिज विकास योजना, राष्ट्रीय खनिज विकास योजना या कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना। इसका विश्लेषण इस प्रकार है, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना की शुरुआत वर्ष 2025 में की गई थी। यह खान मंत्रालय द्वारा जिला खनिज फाउंडेशन के तहत अर्जित धन का उपयोग करते हुए प्रभावित लोगों और क्षेत्रों के कल्याण के लिए चलाई जा रही एक महत्वपूर्ण योजना है। इस प्रकार से विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, विस्तारित रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह पूरी तरह से स्वदेशी पनडुब्बी रोधी हथियार प्रणाली है जिसे भारतीय नौसेना के जहाजों के स्वदेशी रॉकेट लॉन्चर से प्रक्षेपित करने के लिए विकसित किया गया है। दूसरा कथन है, इसमें दोहरे रॉकेट मोटर विन्यास की सुविधा है तथा यह पानी के अंदर के खतरों पर सटीक निशाना लगाने के लिए स्वदेशी रूप से विकसित इलेक्ट्रॉनिक टाइम फ्यूज का उपयोग करता है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? आपके सामने ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। और विश्लेषण इस प्रकार है, विस्तारित रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट यानी इरेसर एक पूर्णतः स्वदेशी एंटी सबमरीन रॉकेट है जिसे पानी के अंदर के खतरों को बेअसर करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे भारतीय नौसेना के जहाजों के ऑन बोर्ड इन रियल लाइफ सिस्टम से लॉन्च किया जाता है, इसलिए कथन एक सही है। इस प्रणाली में दोहरे रॉकेट मोटर विन्यास की सुविधा है जो इसे उच्च सटीकता और स्थिरता के साथ परिचालन दूरियों की एक विस्तृत श्रृंखला को पूरा करने में सक्षम बनाता है। यह सटीक संलग्नता के लिए स्वदेशी रूप से विकसित इलेक्ट्रॉनिक टाइम फ्यूज का उपयोग करता है। इस प्रकार से कथन 2 सही है। अब देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। भारत के वंचित ब्लॉकों में शासन और विकास में सुधार के लिए एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम कब शुरू किया गया था? आपके सामने ऑप्शन है 7 जनवरी 2023, 26 मार्च 2024, 1 जुलाई 2021 या 15 अगस्त 2022। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।